हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। जनरली हम पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं। जनरली सामान्यतः जो है हम पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पढ़ते हैं? 3 अवस्थाएं जो हैं वो पढ़ते हैं। और ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, इनके अंदर क्या अंतर होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, ये सभी चीज़ें जो है हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? सामान्यतः, मैं बोल रहा हूं शब्द पे ध्यान देना, सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से। एक तो होती है ठोस, एक तो कौन सी होती है? ठोस। एक होती है द्रव, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से सामान्यतः। ठीक है, अब हमारे को इन तीनों अवस्थाओं के अंदर जो है अंतर देखना है कि तीनों अवस्थाओं के अंदर हम डिफरेंस किस तरीके से लिख सकते हैं, इनके अंदर अंतर क्या होता है, कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है, कैसे पहचान सकते हैं। तो हम अगर अंतर की बात करें तो हम जो है वो 3 आधार लेंगे। 3 आधार पे जो है इसका अंतर बता सकते हैं। अब वो आधार कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आकर्षण बल। आकर्षण बल के आधार पर देखेंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे रिक्त स्थान के आधार पर, और फिर देंगे कणों में गति कैसी होती है, ठोस में कैसी होती है, द्रव में कैसी होती है और गैस में कैसी होती है। सबसे पहले अगर बात करें आकर्षण बल की, आकर्षण बल की अगर बात करें कि जो ठोस होते हैं, ठोस जो होते हैं उनके जो कण होते हैं उनके मध्य आकर्षण बहुत ज्यादा पाया जाता है। आकर्षण का मतलब क्या हो गया कि ठोस के अंदर जो कण होंगे वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर जो है वो आकर्षित करेंगे। ठीक है। दूसरा, द्रव की अगर बात करें तो ठोस की तुलना में जो है वो इसके अंदर आकर्षण बल थोड़ा कम पाया जाता है, लेकिन गैस से ज्यादा होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ठोस के अंदर अगर ठोस के कणों के अंदर देखेंगे तो आकर्षण बल जो है वो ठोस की तुलना के अंदर तो कम होगा द्रव के अंदर, लेकिन गैस की तुलना में ज्यादा होगा। तो यहां पर आकर्षण बल कैसा होता है? ठोस से तो कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है। और गैस के जो कण होते हैं उसके अंदर आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा कम पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा कम पाया जाता है। तो अब हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सर क्या निकाल सकते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि ठोस के जो कण होंगे वो बिल्कुल पास पास में होंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके कणों के मध्य जो है वो आकर्षण बल बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कणों को ये एक दूसरे से चिपका कर रखेंगे, एक दूसरे से दूर नहीं जाने देंगे। द्रव की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है ठोस की तुलना में थोड़े ज्यादा होते हैं दूर, इस तरीके से। और गैस की अगर बात करें तो इसमें कण जो है बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल पाया नहीं जा रहा, कम पाया जा रहा है। इसके अंदर आकर्षण बल थोड़ा कम है और इसके अंदर आकर्षण बल जो है वो सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ठोस के अंदर जो कण होते हैं उनके मध्य, कणों के मध्य जो है वो आकर्षण बल किसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, तो ठोस कणों के मध्य जो आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, फिर गैस के अंदर होता है, और सबसे कम जो है वो द्रव के अंदर होता है, फिर गैस के अंदर सबसे कम होता है। ठीक है। अब यहां से दूसरा अंतर निकल के आता है रिक्त स्थान। जो मैंने अभी बात की ना आकर्षण बल, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा अंतर यहीं से निकल कर आ जाता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान यहां पर आपको कैसा दिख रहा है? ठोस के कण अगर पास पास के अंदर है, एक दूसरे को बिल्कुल आकर्षित कर रखे हैं,
तो इसका मतलब इसके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है। और गैस के कण बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसका मतलब इसके कणों के मध्य रिक्त स्थान जो है वो सर्वाधिक होता है तीनों अवस्थाओं के अंदर। और इस द्रव के अंदर जो है वो ठोस से तो अधिक पाया जाता है, लेकिन गैस से कम पाया जाता है। इसका मतलब रिक्त स्थान जो है वो गैस की तुलना के अंदर तो कम है। भाई गैस के तो बहुत ज्यादा है, इसलिए रिक्त स्थान बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे रिक्त स्थान थोड़ा कम है। तो यानी कि गैस की तुलना के अंदर तो रिक्त स्थान कम पाया जाता है कणों के मध्य, लेकिन ठोस की तुलना में जो है कणों के मध्य रिक्त स्थान ज्यादा पाया जाता है। तो ये दूसरा अंतर यहीं से निकल कर आ जाता है कि ठोस के जो कण होते हैं उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो सबसे कम होता है और गैस के अंदर सर्वाधिक होता है। और अगर द्रव की बात करें तो ठोस की तुलना के अंदर तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान होगा कणों के मध्य वो ज्यादा होगा, लेकिन अगर गैस की बात करें तो गैस के अंदर जो है वो गैस की तुलना के अंदर यहाँ पर कम होगा। फिर तीसरा अंतर जो आता है वो यहां से निकल कर आता है। कैसे? मैंने अभी आपको बताया कि ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल जो होता है वो सर्वाधिक होता है, आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। इसका मतलब कण जो है वो एक दूसरे को बिल्कुल जकड़ के रखते हैं, जाने नहीं देते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल आकर्षित करके रखते हैं। तो अगर वो एक दूसरे को कण जो है वो आकर्षित कर रखे हैं, तो अगर दूसरा कण कहीं पर जाने लगेगा तो क्या ये कण उसको जाने देगा? नहीं जाने देगा, ये उसको नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आकर्षण बल जो है वो ज्यादा पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कणों की गति, तो इसके अंदर कणों की गति जो है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके कणों के मध्य आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। वहीं अगर गैस के अंदर बात करें, गैस के अंदर है कण दूर दूर, एक तो आकर्षण बल कम पाया जाता है क्योंकि दूर दूर है, और फिर थोड़ी सी दूरी के कारण जो है ये आपस के अंदर आराम से गति कर सकते हैं, काफी ज्यादा स्पेस इनको मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये गति कर सकते हैं आसानी से। और ये गति ऐसे मान लो कि ये तो गति नहीं कर सकते, ये गति थोड़ी कम कर सकते हैं, और ये बिल्कुल आसानी से गति कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे याद रखो, सिंपल वर्ड्स के अंदर याद रखो। तो आपको क्या क्या याद रखना है? ठोस जो होता है उसके अंदर कण जो होते हैं वो पास पास में होते हैं, इसके अंदर थोड़े दूर होते हैं, और इससे आपस के अंदर बिल्कुल दूरी पर जो है वो कण पाए जाते हैं। तो इसका मतलब आकर्षण बल इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, इसके अंदर सबसे कम होता है, और इसके अंदर मध्यम जो है वो होता है। यानी कि ठोस की तुलना में आकर्षण बल जो है वो कम पाया जाता है, लेकिन गैस की तुलना के अंदर ज्यादा पाया जाता है। फिर रिक्त स्थान की बात करें तो इसके अंदर नहीं पाया जाता है, इसके अंदर सर्वाधिक पाया जाता है, इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो पाया जाता है। ठोस की तुलना में ज्यादा होता है, लेकिन गैस की तुलना में रिक्त स्थान कम होता है। कणों के मध्य गति नहीं होती है, सर्वाधिक होती है, इसके अंदर थोड़ी बहुत होती है, ऐसे याद रखो। तो ये तो हो गया सामान्य इंट्रोडक्शन। फिर अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाकर हमने यहाँ पर बताया है। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अगर वहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है तो इस डायग्राम से समझो। ठोस, द्रव और गैस के अंदर जो है वो क्या अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ठोस के अंदर जो कण है वो बिल्कुल आपस के अंदर जो है वो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे से टच में है। यहाँ से आप देख सकते हो। द्रव के अंदर थोड़े कण जो है वो थोड़े इसकी तुलना में थोड़े दूर दूर है, और यहाँ पर कण जो है बिल्कुल दूरी पर जो है वो विद्यमान होते हैं। फिर अगर अंतर की बात करें तो ठोस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होता है। मैंने आपको बताया ना भाई, कण जो है पास पास के अंदर है तो आकर्षण बल भी बहुत ज्यादा होगा, बिल्कुल एक दूसरे को जकड़ के रखेंगे, आकर्षित करके रखेंगे। गैस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, यहां पर आकर्षण बल सबसे कम होता है और यहां पर मध्यम होता है। तो यहां पे सबसे कम आकर्षण बल, यहां पे सबसे
यहाँ पर सबसे ज़्यादा आकर्षण बल, यहाँ पर सबसे कम आकर्षण बल और यहाँ पर मध्यम आकर्षण बल पाया जाता है। दूसरा है गैस अवस्था में कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर रिक्त स्थान आपको दिख रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान नहीं होता है, यहाँ पर रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा और यहाँ पर रिक्त स्थान जो है वो मध्यम दिख रहा होगा। यानी कि इसकी तुलना में तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिख रहा है, लेकिन इसकी तुलना में तो यहाँ पर रिक्त स्थान थोड़ा सा कम है। तो रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाएगा, इसमें रिक्त स्थान नहीं पाया जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा कम पाया जाएगा, और इसके अंदर जो है वो मध्यम रिक्त स्थान पाए जाएंगे। ठोस अवस्था में कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम होता है। ठोस अवस्था जो है उसके अंदर रिक्त स्थान सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट है ठोस एवं द्रवों के कणों की तुलना में गैसों के कणों की गति तेज होती है। गैस के अंदर कण जो है वो बिल्कुल दूर दूर है, आकर्षण बल भी नहीं है, तो आराम से ये गति कर सकते हैं, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और अत्यधिक स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। यहाँ पे स्थान भी बहुत है, स्पेस भी बहुत है घूमने के लिए, आकर्षण बल भी नहीं है, तो आराम से ये जो है वो विसरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात आती है संपीड़न क्या होता है। संपीड़न क्या होता है? जब आप किसी चीज को दबाते हो, किसी भी चीज को दबाना जो होता है वो संपीड़न कहलाता है। अब ये तो हो गया सामान्य लैंग्वेज। भाई किसी भी चीज को आप दबाते हैं तो वो क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। अब ठोस के अंदर अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर कण जो है बहुत ही ज्यादा पास पास में है, बहुत ही ज्यादा पास पास में है, और कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है वो भी बहुत ज्यादा कम है। तो अगर आप ठोस को दबाना चाहोगे तो क्या ये दबेंगे? क्या नहीं दबेंगे, क्योंकि उसके अंदर तो पहले से ही जो कण है वो बिल्कुल पास पास के अंदर है, तो इसके अंदर संपीड़न जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। फिर अगर बात करें गैस की, भाई गैस के अंदर तो कण जो है वो दूर दूर है ऐसे, तो अगर इसका मतलब ये हो गया इसके अंदर कोई सामान है ही नहीं। जब सामान नहीं है तो ये आराम से जो है वो दब सकता है। तो यहाँ पर गैस के अंदर जो है वो संपीड़न सबसे ज़्यादा होता है, हो सकता है, तो यहाँ पर संपीड़न सबसे ज़्यादा होता है। अब अगर द्रव की बात करें तो द्रव के अंदर थोड़ा बहुत स्थान पाया जाता है। यहाँ पे देखो वाइट वाइट जो दिख रहा है ना, ये है स्थान। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर आप इसको दबाओगे तो जैसे ही ये स्थान फिल होगा वहां तक संपीड़न हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये स्थान खत्म हो जाएगा उसके बाद संपीड़न नहीं होगा। तो इसके अंदर जो है वो ठोस की तुलना के अंदर तो संपीड़न होता है। ठोस की तुलना के अंदर तो हम कह सकते हैं भाई थोड़ा बहुत संपीड़न होता है, लेकिन गैस की तुलना में तो बहुत ही ज्यादा संपीड़न जो है वो नहीं होता है। आप केवल इतना सा याद रखो भाई, सबसे ज्यादा संपीड़न किसके अंदर होता है? ठोस के अंदर होता है, गैस के अंदर होता है। संपीड़न का मतलब क्या है? दबाना। जैसे मान लो भाई चिप्स का पाउच है, चिप्स के पाउच के अंदर अगर कोई सामान नहीं है तो आप उसको आराम से जो है वो दबा सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर पहले से सामान भरा हुआ है तो आप उसको दबा नहीं सकते। तो सामान भरा हुआ है इसका मतलब उसके अंदर कण है, बहुत ज़्यादा कण है, तो आप उसको दबा नहीं सकते। और गैस का मतलब क्या है? उसके अंदर है ही नहीं, दो चार कण पड़े हैं, तो इसका मतलब उसको आप आराम से दबा सकते हैं। तो संपीड़न सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, सबसे कम संपीड़न इसमें होता है, और इसके अंदर मध्यम संपीड़न पाया जा सकता है। तो ये था संपीड़न किसे कहते हैं। फिर बात करें गैस की। अगर हम गैस की बात करें तो गैस जो है वो हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। दो टाइप की आपको एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, और ये दोनों टाइप आपको बिल्कुल आराम से याद करने हैं। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि लोग इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो अगर हम गैस की बात करें तो दो तरीके की गैस पढ़नी है, एक तो एलपीजी और एक सीएनजी। एलपीजी और सीएनजी
दोनों में अगर आपको अंतर बताऊं तो आपने एक गैस तो देखी होगी गाड़ियों के अंदर लगी हुई, भाई ये गाड़ी सीएनजी से चलती है, और जो सीएनजी गाड़ी होती है ना उसके अंदर सामने हल्का सा एक पोस्टर भी लगा होता है सीएनजी लिखा हुआ, तो यानी कि उसके अंदर जो है वो सिलेंडर से चलती है और उसके अंदर कौन सी गैस है, सीएनजी जो है वो गैस भरी है। दूसरा होता है हमारे घरों के अंदर जो हम गैस यूज करते हैं, रसोई के अंदर जो गैस यूज करते हैं वो होता है एलपीजी गैस। तो एलपीजी तो कहां पर यूज करते हैं, रसोई गैस के अंदर, और सीएनजी कहां पर यूज करते हैं, गाड़ियों के अंदर, वाहनों के अंदर यूज करते हैं। अब सर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला तो आपको क्या याद रखना है, सीएनजी तो कहां पर यूज करते हैं, गाड़ियों के अंदर, और एलपीजी कहां पर यूज करते हैं, घरों के अंदर, रसोई के अंदर। अब बात करें कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एल का मतलब तो लिक्विफाइड, पी का मतलब पेट्रोलियम और जी का मतलब गैस, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। सर हिंदी के अंदर बताओ, हिंदी के अंदर होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। फिर दूसरी बात करें सीएनजी की, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है उसको हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी के अंदर क्या होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। गैस जो है वो दो तरीके की हमारे को पढ़ना है, एक तो एलपीजी और एक सीएनजी। सीएनजी जो हम गाड़ियों में देखते हैं कि भाई ये गाड़ी जो है सीएनजी से चलती है, इसका मतलब उसके अंदर जो है वो सीएनजी गैस यूज कर रहे हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कहां पर यूज करते हैं, वाहनों के अंदर यूज करते हैं। फिर अगर एलपीजी की बात करें, एलपीजी कहां पर यूज करते हैं, घरों के अंदर यूज करते हैं, रसोई के अंदर यूज करते हैं। फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जो इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर हम अगर बात करें कि घनत्व किसे कहते हैं, घनत्व किसे कहते हैं, देखिए दो चीजें हैं। अगर जैसे मान लो कि मैं ये कोई बड़ा चीज है, इसके अंदर अगर मैं इस इतने से हिस्से को ले लूं और इसके अंदर अगर मैं देख लूं कि इसके अंदर द्रव्यमान कितना है, इस इतने से हिस्से के अंदर अगर मैं देख लूं कि इसका द्रव्यमान कितना है, तो उस आधार पर इसमें पूरे जो हमारे पास वस्तु दे रखा है इसका द्रव्यमान बता सकता हूं। तो मैं क्या ज्ञात कर रहा हूं, मैं ज्ञात कर रहा हूं घनत्व। तो घनत्व की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो इसको डायग्राम को याद रखो, पूरी वस्तु है उसके अंदर से हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसके अंदर कितना द्रव्यमान है ये हमने ज्ञात किया, तो वो होता है घनत्व। परिभाषा कैसे लिखनी है, किसी वस्तु के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहा जाता है। जो प्रति इकाई आयतन होता है ना, जो एक इकाई आयतन के अंदर कितना द्रव्यमान है उसी को बोला जाता है घनत्व। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। भाई एक आयतन जो है उसके अंदर कितना द्रव्यमान है, एक इकाई आयतन के अंदर कितना द्रव्यमान है वो हमारे को बताना है। एक इकाई, ये एक इकाई ले लिया, इसका ये जो द्रव्यमान है, इस ये आयतन है, इसके अंदर कितना द्रव्यमान उपस्थित है इसी को बोला जाता है घनत्व। तो हम क्या बोल रहे हैं, कितना द्रव्यमान है किसके अंदर, एक इकाई आयतन के अंदर। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। आपको जो है ये 4-5 एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको जो है इनके बढ़ते हुए घनत्व के रूप में बताना है। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा, ये 4-5 चीजें हैं। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। यानी कि सबसे पहले बताना है कि सबसे कम घनत्व किसका होगा, फिर बताना है उससे ज्यादा घनत्व किसका होगा और सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा। ये हमारे को जो है क्रम लिखना है। तो देखिए
क्या क्या दे रखा है वो देखिए। सबसे पहले अगर बात करें सबसे कम घनत्व किसका होगा, यहाँ पे देख के बताओ सबसे कम घनत्व किसका होगा। जो हवा होती है, वायु जो होती है, उसका घनत्व सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गैस भरी हुई है, तो गैस के अंदर जो है द्रव्यमान नहीं होता। अगर हम उसका इकाई आयतन लेंगे भाई, इतनी सी जगह लेंगे, और उसका अगर हम द्रव्यमान देखेंगे कि भाई इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो हमारे को सबसे कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो सिर्फ गैस भरी हुई है। दूसरी अगर बात करें कि यहाँ पर जो चिमनी का धुआं है, चिमनी का धुआं क्या क्या रखता है, एक तो गैस होगी उसके अंदर और एक धुआं होगा। धुएं के अंदर क्या होता है, जो कण होते हैं, जैसे मान लो हम लकड़ी को जला देते हैं तो उसके अंदर जो काला पदार्थ होता है उसके कण होते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो गैस होगी और फिर एक कण होंगे जो धूल के कण हैं, या फिर मान लो कि लकड़ी जो जल रही है वो है उसके कण हैं। तो सबसे कम घनत्व तो किसका होगा, वायु का, और दूसरे नंबर पर चिमनी का जो धुआं है उसका होगा। फिर अगर बात करें शहद, जल, चौक, रुई और लोहे में से, तो फिर हमारे पास आती है रुई। भाई रुई हल्की होती है, तो अगर हम उसका इकाई आयतन लेंगे, उसका अगर वजन देखेंगे तो क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले तो वायु, फिर चिमनी का धुआं और फिर रुई। अब रुई के बाद अगर बात करें तो रुई के बाद आएगा पानी। पानी जो है उसका इकाई आयतन कम होगा। उसके बाद अगर बात करें तो फिर आएगा शहद। भाई अब किसकी बात कर रहे हैं, ये तो बात थी गैस की, अब हम बात कर रहे हैं द्रव की, लिक्विड की। तो लिक्विड में सबसे लिक्विड तो क्या है, जल है, और जल के अंदर जो थोड़ा गाढ़ा होता है तो वो शहद है। तो पहले तो आ जाएगा जल, क्योंकि उसका अगर इकाई आयतन लेंगे तो उसके अंदर द्रव्यमान कम होगा। अब ये शहद जो है वो गाढ़ा है, इसका मतलब अगर उसका इकाई आयतन लेंगे तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो फिर आ जाएगा जल और उसके बाद शहद। फिर बचता है चौक और लोहा, यानी कि ठोस। तो हम लोहे में तो जानते हैं भाई, लोहे के अंदर अगर आप इतना सा आयतन के अंदर भी द्रव्यमान देखेंगे तो बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो चौक के अंदर लोहे की तुलना में कम घनत्व होता है, जबकि लोहे के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा घनत्व होता है। तो अगर घनत्व की बात करें तो सबसे कम घनत्व आपको याद क्या रखना है, सबसे कम घनत्व होता है गैस का, फिर होता है द्रव का, और सबसे ज्यादा घनत्व होता है ठोस का। क्यों? क्योंकि इसका इकाई आयतन लेंगे, इकाई आयतन लेंगे, उसके अंदर जो द्रव्यमान होगा वो कम होगा, और इसके अंदर जो इकाई आयतन लेंगे और उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसके अंदर क्या है, मध्यम होगा। यानी कि गैस से तो ज्यादा होगा द्रव्यमान, लेकिन ठोस की तुलना में कम होगा। अब हमारे को जो दे रखा था, सबसे पहले तो वायु और चिमनी का धुआं दोनों ही किस में आते हैं, गैस के अंदर आते हैं। लेकिन ये तो शुद्ध रूप से गैस है, लेकिन इसके अंदर जो है धूल के कण है, तो इससे ज़्यादा जो भारी हो जाएगा, इसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। तो नंबर 1 पर ये आ जाएगा, नंबर 2 पर ये आ जाएगा। फिर बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में एक तो जल है और एक शहद है। जल तो शुद्ध रूप से H2O है, लेकिन शहद में जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा पदार्थ है, इसलिए इसका आयतन जो है वो ज़्यादा होता है, इसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो नंबर 3 पे आ जाएगा, नंबर 4 पे आ जाएगा। फिर आते हैं ठोस पे, नंबर 3 पे ये आ जाएगा रुई, और नंबर 4 पे ये, और नंबर 5 पे ये। फिर बात आती है चौक की और लोहे की। तो लोहा तो सबसे लास्ट में होगा, और फिर उसके बाद में जो है वो चौक आ जाएगा। तो चौक के बाद में क्या आ जाएगा, लोहा आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इस पूरे सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर बिल्कुल फ्री के अंदर चाहिए, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और करो, साथ के साथ हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप नोट डाउन कर लो, 86 96 85 41 8696608541। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको व्हाट्सअप पे नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे को व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।